नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं सचिन। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। जम्मू कश्मीर के रामबन में आज अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यह हादसा आज दोपहर करीब 1:45 बजे हुआ। हादसे में 10 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस और सेना के लोग हेलीकॉप्टर की मदद से घायलों के रेस्क्यू में लगे हैं। खाई गहरी होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट का भी सेना को सामना करना पड़ रहा है। अमरनाथ यात्रियों को लेकर बस जम्मू से पहलगाम जा रही थी। रामबन और बनिहाल के बीच नचलाना के पास यह हादसा हुआ। बस में करीब 50 अमरनाथ यात्री सवार थे। सोमवार को हुए आतंकी हमले में 8 श्रद्धालुओं की मौत के बाद अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ ये दूसरा बड़ा हादसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। मॉनसून सत्र से पहले सभी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि बैठक में पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। गोरक्षा के नाम पर जो हिंसा कर रहे हैं, जो असामाजिक तत्व है, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करे सभी राज्य सरकार, क्योंकि कानून सुव्यवस्था राज्य सरकार का अहम जिम्मेदारी है। भारत सरकार राज्य सरकारों को इसके बारे में एक एडवाइजरी भी भेज चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं, ऐसे अपराध कर रहे हैं, उसके बारे में कठोर कार्यवाही करे। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने सभी दलों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की अपील की और ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो कानूनन कार्रवाई हो रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का और इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक संघर्ष करने के लिए उन्होंने सभी पार्टियों को आह्वान दिया। तृणमूल कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार का ऐलान किया था, जबकि जेडीयू के नेता व्यस्त कार्यक्रम की वजह से शामिल नहीं हुए। हमने बहिष्कार नहीं किया है। जो संयुक्त विपक्ष के सरोकार और चिंताएं हैं उससे हम प्रतिबद्ध हैं। शरद यादव जी किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से और बिहार के सांसद बाढ़ में लगे कार्यक्रमों में, राहत कार्यों में लगे होने की वजह से दिल्ली में उपस्थित नहीं हैं। पीएम ने बैठक में जीएसटी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सभी दलों से अपील की कि वे मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। कई सारे ऐसे मुद्दे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं जिनकी एक तरह से कहा जाए तत्काल समय में बड़ी चर्चा चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इन मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर चर्चा की। सोमवार 17 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में मॉनसून सत्र के अलावा राष्ट्रपति चुनाव पर भी चर्चा हुई। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी आज शाम 7 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई है। टीएमसी और जेडीयू के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बिहार महागठबंधन में घमासान जारी है। जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर लालू नीतीश के बीच बातचीत नाकाम रही है। सूत्रों से खबर है कि दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस से मध्यस्थता की अपील की है। नीतीश चाहते हैं कि कांग्रेस लालू को समझाए और तेजस्वी का इस्तीफा दिलवाए। नीतीश महागठबंधन बचाने के लिए सोनिया और राहुल को मौका देना चाहते हैं ताकि गठबंधन टूटने की जिम्मेदारी अकेले उन पर न आए। नीतीश ने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। इस पूरे विवाद पर कांग्रेस कुछ भी बोलने से बच रही है। पटना में जब मीडिया ने अशोक चौधरी से सवाल किए तो वो कुछ भी बोलने से बचते दिखे। जेडीयू विधायक दल की बैठक में तेजस्वी पर बड़ा फैसला हो सकता है। जेडीयू ने आज फिर दोहराया है कि तेजस्वी को नैतिकता के आधार पर तथ्यों के साथ सफाई देनी चाहिए।
वहीं बीजेपी ने कहा है कि वो जेडीयू के साथ है। आरजेडी ने कहा कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। राजनीति में जो नैतिकता के उच्च मूल्य हैं उनका सम्मान करते हुए जो आरोप श्री तेजस्वी यादव पे लगे हैं उन्हें मुख्यमंत्री को भी, देश को भी और प्रदेश को भी स्पष्ट करना चाहिए। लालू जी किसी भी कीमत पर इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, उन्होंने साफ साफ बता दिया है। और नीतीश जी किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को बनाए रखने के लिए तैयार नहीं है। तो एक ही विकल्प है कि बर्खास्त करें। इसलिए मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि आपने जो स्टैंड लिया है, हम आपके स्टैंड के साथ हैं, आप उसे पीछे ना हटें और अविलंब तेजस्वी यादव को बर्खास्त करें। ये लड़ाई भी हम जीतेंगे और वो लड़ाई भी हम जीतेंगे। लबोलुबाब ये है कि सिर्फ 11 अशोक रोड और कुछ समर्थित मीडिया के कोरस में अगर हमने इस्तीफा कर दिया तो क्या ये जनता के साथ नाइंसाफी नहीं है? लालू यादव और परिवार पर सीबीआई छापे के बाद से ही इस्तीफे की मांग उठने लगी। लालू यादव साफ कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। जेडीयू कह चुकी है कि जिस पर आरोप लगे हैं वो तथ्यों के साथ जनता के सामने जवाब दे। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि हमने नहीं बल्कि आरजेडी ने दरवाजे बंद किए हैं। जेडीयू ने यह भी कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी संकट का हल निकालेंगे। नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए कल वोटिंग होगी। देश के इस सबसे बड़े पद पर कौन बैठेगा, इसका फैसला 20 जुलाई को हो जाएगा। एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और यूपीए के उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच मुकाबला होना है। देश भर के कुल 4,851 सांसद और विधायक राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग करेंगे। लोकसभा में 543 सांसद वोट देने के लिए योग्य हैं। हर सांसद की वोट वैल्यू 708 है। राज्यसभा में 233 सांसद है, लेकिन 2 वोट नहीं दे पाएंगे। यहाँ भी हर सांसद की वोट वैल्यू 708 है। देश भर की 31 विधानसभा में कुल 4,120 विधायक हैं। इनमें से कुल 4,076 विधायक वोट देने के लिए योग्य हैं। हर राज्य में विधायकों की वोट वैल्यू अलग अलग है। सभी विधायकों की कुल वोट वैल्यू 5,43,218 है। राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड सदस्य और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं डालते हैं। विधायकों और सांसदों के वोट की कुल वैल्यू 10,91,210 है। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए 5,45,606 वोट वैल्यू की जरूरत होगी। मौजूदा गणित के मुताबिक एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत तय मानी जा रही है। कोविंद को मिले समर्थन के आधार पर एनडीए के 61% से ज्यादा वोट हैं। कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने मत का उपयोग एक ही टेबल पर करेंगे। पीएम मोदी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी संसद के कमरा नंबर 62 में टेबल नंबर 6 पर वोटिंग की प्रक्रिया करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव उत्पल कुमार सिंह और विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव EVSN प्रसाद पर्यवेक्षक बनाए हैं। पहली बार चुनाव आयोग मतदान के लिए अपना विशेष पेन देगा। इस पेन के इंक का रंग वायलेट यानी बैंगनी होगा। राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के बैलेट पेपर का रंग हरा रखा गया है, जबकि विधायकों के बैलेट पेपर का रंग पिंक है। मतदान करने के बाद कलम पीठासीन अधिकारी को वापस दे देना होगा। किसी दूसरे कलम से मतदान करने पर मत रद्द हो जाएगा। बैलेट पेपर में उम्मीदवार के नाम के आगे राइट या क्रॉस नहीं लिखना है। पसंद के उम्मीदवार के सामने 1 लिखकर मतदान करना होगा। बैलेट पेपर में मीरा कुमार का नाम पहले नंबर पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर रामनाथ कोविंद का नाम होगा। उत्तर प्रदेश से अब तक 9 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अगर रामनाथ कोविंद जीतते हैं तो यूपी से राष्ट्रपति बनने वाले वो पहले राजनेता होंगे। जम्मू के पुंछ में रहने वाले शहीद लांस नायक मोहम्मद नसीर को आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। लांस नायक मोहम्मद नसीर शनिवार को पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हो गए थे। शहीद मोहम्मद नसीर को उनके पैतृक गांव अजौत में हजारों लोगों की भीड़ ने अंतिम विदाई दी। अपनी जान खतरे में डाली और पाकिस्तान वालों को 5-6 जख्मी किए और मार दिए कुछ। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। शहीद नसीर पुंछ जिले के रहने वाले थे। आज सुपुर्दे खाक किए जाने से पहले पुंछ में सेना के जवानों और अधिकारियों ने देश के वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नसीर के पिता और परिवार के दूसरे सदस्य भी वहां मौजूद रहे। तो हमें एक तरफ गम भी है, दूसरी तरफ ये फख्र भी है कि देश के लिए अपनी जान दी। हमारी पूरी फैमिली फौज में,
इस वक्त मैं गलत करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मेरी ये मजबूरी आपसे ये बात करना कि मुझे दुख है क्योंकि हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के राजौरी में शनिवार को पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। दोपहर करीब 1:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने छोटे स्वचालित हथियारों और मोर्टार से हमला किया था। तरकुंडी में पाकिस्तानी स्नाइपर ने लांस नायक मोहम्मद नसीर को निशाना बनाया। उत्तरी कश्मीर के केरन सेक्टर में 12 जुलाई को भी पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 2 भारतीय जवान शहीद हुए थे। उत्तरी कश्मीर के पट्टन में हिजबुल मुजाहिदीन के भर्ती मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। बारामूला पुलिस ने सुरक्षा बलों की मदद से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मॉड्यूल के निशाने पर कम उम्र के कश्मीरी लड़के होते थे। इन लड़कों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए बरगलाया जाता था। इस मॉड्यूल को हंदवाड़ा का रहने वाला हिजबुल कमांडर परवेज वानी उर्फ मुबशीर चला रहा था। This module has been luring and inciting young boys to join the militant ranks. One of the members of the module had gone to Pakistan and had obtained a visa from Pakistan High Commission through the medium of some separatist organization, and wherein he has been trained in Khalid bin Walid terrorist camp, which is located in Pakistan occupied Kashmir. पुलिस ने पलहालन इलाके के रायपुरा का रहने वाला अंसरुल्लाह, सोपोर के मिनीपुरा का अब्दुल राशिद भट्ट और उधमपुर के पट्टा का रहने वाला महराजुद्दीन काक को गिरफ्तार किया है। दक्षिणी कश्मीर में एक के बाद एक कश्मीरी पढ़े लिखे युवाओं के शामिल होने ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। शामिल होने के बाद सोशल वेबसाइट का भरपूर इस्तेमाल कर अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाया जाता है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी संख्या में स्थानीय लड़कों की भर्ती कर वैध वीजा पर पाकिस्तान भेजकर पीओके में आतंकी ट्रेनिंग की साजिश थी। इनके पास से हथियार और विस्फोटकों के अलावा 1 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। काफी दिन से जो एक्टिविटीज है वो नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के मुकाबले में ज्यादा है, तो ये उसी ट्रेंड का एक जो तहकीकात हमने की है और जो लड़के गए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ज्यादा एजुकेटेड यूथ जो है वो इसकी तरफ जा रहे हैं। गिरफ्तार आतंकियों में से एक अब्दुल राशिद भट्ट मई में पाकिस्तान में मारा गया था। राशिद भट्ट के हिजबुल में पीओके ने खालिद बिन वलीद आतंकी कैंप में ट्रेनिंग दी थी। राशिद भट्ट को पाकिस्तान हाई कमिश्नर दिल्ली के ऑफिस के पाकिस्तान का वीजा मिला था। कश्मीर के एक अलगाववादी संगठन की सिफारिश पर राशिद भट्ट को वीजा मिला था। कुछ ही दिन पहले बारामूला पुलिस ने ऐसे 10 लड़कों को आतंकियों के कब्जे से छुड़ाया था। पुलिस ने उन लड़कों को उनके घर वालों को सौंप दिया था। पुलवामा के त्राल में कल हुई आतंकी मुठभेड़ के बाद उस गुफा की तस्वीरें सामने आई हैं जहां आतंकी छुपे हुए थे। ये तस्वीर उसी जगह की है जहां आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी छुपे हुए थे। कल हुए एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकी इस 40 फीट लंबी गुफा में छुपे हुए थे। पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बलों को आतंकियों को छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में हुई फायरिंग में सेना और पुलिस के जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। आतंकियों और सुरक्षा बलों में करीब 6 घंटे तक मुठभेड़ चली। सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास से 3 AK-47 राइफल्स, UBGI और कई मैगजीन्स मिली हैं। सेना के मुताबिक आतंकियों का मकसद हाईवे पर हमला करने का था। अगर आप इसको देखें, इतने सारे एमिनिशन को लेकर इनका जो प्लान था वो जिस तरह से अभी हमने देखा, कोई भी हाईवे के ऊपर अटैक होने का कोई भी हो सकता है, वो प्लान कर रहे हैं। तो ये हमने डेफिनेटली इनको न्यूट्रलाइज करके वो प्लान को नेगेट कर दिया। साल 2017 में अब तक सुरक्षा बलों ने 105 आतंकियों को मार गिराया है। जून 2017 में सबसे ज्यादा 30 आतंकी मारे गए। मई 2017 में सेना ने 17 आतंकियों को ढेर किया। जुलाई में अब तक 15 आतंकियों को मुठभेड़ में मारा गया। अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, इसलिए सुरक्षा बल पूरे इलाके की तलाशी ले रहे हैं। लखनऊ KGMU के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इलाज ठप होने से 8 मरीजों की मौत हो गई। ये तस्वीरें उसी समय की है जब लखनऊ KGMU के ट्रॉमा सेंटर में आग लगी थी। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी, लेकिन कुछ ही देर में आग ने तीसरी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से वार्डों में धुआं भर गया, जिसके बाद ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों और कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। आग इतनी भयंकर थी कि यहाँ पर तमाम मरीज, करीब 125 मरीज यहाँ भर्ती थे और उनको तत्काल बाहर निकाला गया। आग काफी विकराल रूप धारण कर चुकी थी।
सभी तीमारदारों को, करीब 125 तीमारदार यहाँ भर्ती थे, उन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है और सभी को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। कई मरीज वेंटिलेटर पर थे। ट्रॉमा सेंटर के गेट से बाहर आते ही कुछ मरीजों की हालत बिगड़ने लगी और 8 मरीजों की मौत हो गई। मरीज हमारा ऑक्सीजन पर लगा हुआ था, हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हम मरीज को नहीं ले जा पा रहे। लेकिन इतना धुआं बढ़ गया कि हमको मजबूरन ले करके हमको ऑक्सीजन छोड़ करके भागना पड़ा और नीचे ला करके वो एक्सपायर हो गए। सर हमारे बच्चों को 15-20 दिन हो गए, जब आग लगी डॉक्टर साहब भागे, तो डॉक्टर ने वो ऑक्सीजन खेती जो खत्म हो गया सर। हालांकि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सीएमएस का कहना है कि मरीजों की मौत आग के बाद इलाज ठप होने की वजह से नहीं हुई। उनका दावा है कि ट्रॉमा सेंटर में रोजाना से इससे ज्यादा मौत हो जाती है, जो सामान्य है। प्रशासन अब जांच की बात कह रहा है। कुछ मरीज गंभीर होते ही हैं और प्रतिदिन यहाँ लगभग 30 डेथ होती रहती है गंभीर मरीजों की वजह से, क्योंकि यहाँ पूरे प्रदेश से अति गंभीर मरीज भेजे जाते हैं। तो जब गंभीर मरीज आएगा तो नेचुरली उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है। डीजी जो फायर सर्विस है उनसे अनुरोध किया गया है कि फायर सर्विस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी टीम आके यहाँ पे चेक कर ले कि कारण क्या था। विद्युत सुरक्षा निदेशालय के भी जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी आके चेक कर लें। जिलाधिकारी और एसएसपी भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी अपना कारण देखेंगे कि किन कारणों से, किस व्यवस्था के कारण ये हादसा हुआ। मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू जाकर मरीजों का हाल चाल जाना। योगी ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती जितने मरीज हैं और उनकी सुविधा के लिए पूछा, सब मरीज अपने इलाज से संतुष्ट बताए। कम से कम 30-35 मरीजों से व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की। ट्रॉमा सेंटर की दूसरी और तीसरी मंजिल पर आग लगी थी। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल से मरीजों को निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। जाँच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, जिसे 3 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है। असम में बाढ़ से बुरा हाल है। बाढ़ की वजह से अब तक 59 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया और कई जगह पैदल ही राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। रिजिजू ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने की है। The main issue is the highway, the water supply, and the granaries and the paddy fields. We will prepare a report, and then I have already sanctioned certain amount under SDRF from Home Ministry. असम में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 59 तक पहुंच गई है। करीब 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम के 26 जिलों में बाढ़ का असर है। बाढ़ की वजह से असम के 2240 गांव पूरी तरह से डूब गए हैं। 79,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क का 62% हिस्सा पूरी तरह से डूब चुका है। ये तस्वीरें देखिए। नगरबेरा इलाके में कुछ लोगों ने पेड़ पर फंसे हुए बाघ के नन्हे शावक को बचाया। बाढ़ की चपेट में आने से कई जानवरों की मौत हो गई है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर के राज्य भी बाढ़ की चपेट में हैं। कोहिमा में भारी बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड होने से सड़कें बंद हो गई है। क्रेन की मदद से सड़क को खोला जा रहा है। असम में बाढ़ से अब तक 59 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 26 जिलों के करीब 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। काजीरंगा का 62% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। काजीरंगा नेशनल पार्क डूबने से हिरन, गैंडे और जंगली सुअर जैसे करीब 60 जानवरों की मौत हो चुकी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ से बुरा हाल है। सड़कों पर सैलाब की तस्वीरें गुजरात के जामनगर की हैं। देखिए किस तरह पूरे के पूरे मकान ही पानी में समा गए हैं। सड़कें टूट चुकी हैं। पानी इतना है कि पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ सड़क भी थी। गुजरात में अलग अलग फंसे हुए करीब 1500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीरें भी गुजरात के सुरेंद्र नगर इलाके की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे घर पानी में डूबे हुए हैं। द्वारका में भी भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। राजकोट में भी भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गई हैं। हर जगह पानी भरा हुआ है। गुजरात सरकार पुख्ता तैयारियों का दावा कर रही है। बचाव के लिए हमने सब प्रकार की व्यवस्था की है और अगर जरूर पड़े तो एयरफोर्स को भी हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए हमने रिक्वेस्ट की है और वो अलर्ट पर है। सिर्फ गुजरात ही नहीं, बिहार में भी बाढ़ से बुरा हाल है।
बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सुपौल से कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कोसी नदी के तटबंध का मुआयना किया। काफी अगर 2 लाख ऑलरेडी हम लोग उसको झेल चुके हैं। इस सीजन में 198 आ चुका है। मेरे ख्याल से और उससे ज़्यादा भी आएगा, तो स्थिति हम लोग की बेहतर है और तैयारी बेहतर है। एमपी के धार और विदिशा जैसे जिले भी बाढ़ की चपेट में हैं। कई जगह घर पानी में डूब गए हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी आज बारिश और लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। जगह जगह लैंडस्लाइड होने से सड़कें बंद हो गई हैं। गुजरात में बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 7 जिलों के 124 गांवों की बिजली सप्लाई ठप हो गई है। बाढ़ में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। भारी बारिश की वजह से गुजरात के 13 डैम खतरे का निशान पार कर चुके हैं।